नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि इंडी गठबंधन के एक मजबूत साथी तमिलनाडु राज्य के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन ने बिहार भाषी स्पेशल खासतौर से हिंदी भाषी के विषय में जो अपना विचार रखा वह घोर आपत्ति योग्य है। हिंदी भाषी होने के नाते मुझे इस पर ही बोलना था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार और पूर्वांचल में हमारे नेताओं के क्रियाकलाप और बुरी नीतियों, जातिवाद, क्षेत्रवाद और अपनावाद के वजह से हम देश दुनिया में सर्वाधिक लेबर एक्सपोर्ट करने वाले राज्य के श्रेणी में सबसे ऊपर आ गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा योगदान बिहार सरकार का है। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के अथक प्रयास से पिछले 30-35 सालों से जो हमने इस कार्य को अथकता से जारी किया है, उन्हीं के बेटा ने आज सकुचाते हुए कहा कि हालांकि दयानिधि मारन और उनके नेता सर्व समाज को मानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अगर कुछ कहा है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव स्वीकार तो यह भी नहीं करने योग्य है कि आपके पूज्य पिताजी, माताजी और आपके चाचा जी ने अब तक बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के अलावा और कुछ नहीं दिया। बिहार को अगर उन्होंने कुछ दिया है तो यही कि बिहार मजदूर सप्लाई करने का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पर मजदूर बनने का सबसे बड़ा स्कोप है, क्योंकि शिक्षा के रूप में आपके पिताजी ने चरवाहा विश्वविद्यालय बनाया था और इसका जीता जागता उदाहरण आपके रूप में 8वीं में 8 बार फेल लड़के को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तक तो बैठा ही दिए हैं। तो स्वीकार तो यह भी नहीं है उस बिहार में जहां हर 4 कदम पर प्रतिभा का खान है और हर 400 कदम पर आईएएस महान है। लेकिन क्या करिएगा, बदनसीबी है कि जात पात के गठबंधन और बंधन में जकड़े हुए बिहारवासी और पूर्वांचल के लोग चाह कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जाति की जहर जमीन के बहुत नीचे तक बो दिया है। उससे मुक्ति पाना थोड़ा सा परेशानी वाला लगता है। यह एक दिन में बेशक ना हो, लेकिन एक दिन जरूर होगा, क्योंकि देशवासी जागने लगा है और बिहार भी इसी देश में है। मित्रों, ये महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना था, लेकिन क्या करें, इसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने लोकतंत्र का सबसे बड़ा उपहास उड़ाने वाला दिन पर चर्चा करूंगा। भारतीय कुश्ती संघ के फेडरेशन को सरकार के द्वारा बर्खास्त करने पर मैं अपनी विरोध दर्ज करा रहा हूं, पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं और आपसे और सरकार से यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त करने का आधार क्या था। जिस चीज से यह शुरुआत हुआ वो हुआ कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव पर एक महिला पहलवान ने अपना जूता को माइक के ऊपर रख दिया था और कहा था कि आई क्विट कुश्ती। देखिए, कुश्ती में आना, कुश्ती में जाना हर आदमी का इंडिविजुअल अधिकार है। किसी के कारण से अगर वो जा रहा है तो वो विचार का विषय है कि क्यों उसके कारण से जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अब कहीं ना तो पदाधिकारी हैं और ना ही किसी रूप में एसोसिएट है। कुश्ती से उन्होंने करीब करीब संन्यास ले लिया है। अब एक आदमी चुनाव जीता है जिसको ब्रजभूषण का आदमी बताया जा रहा है। तो ब्रजभूषण का आदमी तो करोड़ों लोग हैं। गोड्डा, कासगंज, बलरामपुर या क्षेत्र में तो लाखों लोग उनके एक बुलावे पर जान निछावर करने को तैयार है। तो उन लोगों का क्या करिएगा, कोई न कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी कमेटी में, चुनाव में, प्रधान में, विधायक में तो जीतेगा। तो क्या उस संस्था को बर्खास्त कर दिया जाए? ब्रजभूषण शरण सिंह का खुद का बेटा उत्तर प्रदेश में विधायक है, तो क्या नरेंद्र मोदी बिहार उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करेंगे, पूरी की पूरी विधायिका का सत्यानाश करेंगे कि भाई उनका बेटा आ गया? क्योंकि उनका बेटा तो फॉलोअर नहीं हो, तो स्वयं बेटा ही है उनका। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को कब बर्खास्त करेंगे? और अगर विरोध करने के नाम पर एक पूरी की पूरी कमेटी बर्खास्त करने की निर्णय लिया जा सकता है, तो सबसे पहले तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस नवनियुक्त सरकार को बर्खास्त किया गया, क्योंकि इस पर भी लोगों ने कहा था कि ईवीएम हैक करके चुनाव जीते हैं।
और आप स्वयं जिस सीट पर काबिज हुए हैं, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक का तगमा हासिल किया है, आपके खुद के चुनाव पर देश के सबसे पुराने विपक्ष के लोगों ने कहा है कि ईवीएम हैक है, और ईवीएम हैक का जो शंगुफा सबसे पहली बार आप ही के पूर्व नेता श्रीलाल किसानवानी जी ने संसद में कहा है, और संसद में कही हुई बात दस्तावेजी सबूत होती है और उसमें विचार किया जाता है, वो उसको डिस्ट्रॉय और नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर विरोध के नाम पर एक कुश्ती संघ विरोध बर्खास्त किया जा सकता है, तो आपकी सरकार अब तक कैसे कायम है, और आपका मोरल अथॉरिटी क्या है कि आप इतने बड़े विरोध को झेल करके सरकार में बने हुए हैं, और इतने बड़े विरोध झेल करके आपकी राज्य सरकारें कायम है और कुश्ती संघ बर्खास्त? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में यह भ्रम बैठ गया है कि भाई राजपूत क्या करेगा, झक मार के हमारे पास ही आएगा? क्योंकि आपको पता है कि क्षत्रिय खून राष्ट्रभक्त खून है, क्योंकि हम अपने लगाए पेड़ को काट नहीं सकते, उखाड़ नहीं सकते, गला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, उसका क्षति नहीं कर सकते। और यह पूरा भूमि जो भारत महान की है वो क्षत्रियों की है। हमने अपनी रियासत इस देश को बनाने में दान कर दिया, हमने अपने राजकोष दिए, सैन्य बल दिया, आयुध भंडार दिया, यहां तक कि अपना सब कुछ राष्ट्र को समर्पित कर दिया, और राष्ट्र की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं दिया। उसके बाद जब जब राष्ट्र पर किसी तरह की कोई आघात कहीं से भी पहुंचने का प्रयास किया, तो हम सीमा पर प्रहरी के रूप में तैनात रहे। इस देश में सबसे पहला सीडीएस अगर कोई बना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो भी एक राजपूत है। आपके मंत्रिमंडल में बहुत सारे राजपूत हैं जो आपके सरकार को सहारा दे रहे हैं। तो क्या राजपूत होना और उनका राष्ट्रभक्त होना और राष्ट्रभक्त के नाम पर आपको वोट देते रहने पर मजबूर होना, कहीं आप मजबूरी तो नहीं समझ लिए? अगर इस तरह की गलतफहमी है तो इसको दूर कर दीजिए, क्योंकि यह बात सनक समझने की है। राजपूत समाज सन की मत बनाइए, नहीं तो वो कोई भी निर्णय ले सकता है। आपका पिछला कार्यकाल जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का था, और राजस्थान का था, उसके नोटा के सोटा ने आपका सरकार अपने हाथ से हटा दिया था। फिर आपने किस तरह से क्या क्या करके सरकार दोबारा बना पाए थे, आप बोले नहीं है। और नोटा का सोटा का काउंटिंग इस महीने में भी करवा लीजिएगा पिछले सरकार में कि कितना बना हुआ है। अब कुछ टीवी चैनलों पर, मैं भी 2 चैनल पर था, हमारे विरोधी वाले ने कह रहे थे कि भाई देखिए ये चुनाव इसलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि सारे फेडरेशन पर ब्रिजभूषण के अपने लोग बैठे थे, तो वोट तो ब्रिजभूषण को ही देते। तो मैं जिस सरकार ने बर्खास्त की सरकार से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी द्वारा मनोनीत करीब करीब सभी भाजपा शासित राज्यों में उत्तर प्रदेश को छोड़ करके तो सारे के सारे मोदी के पीछू ही बैठाए गए हैं। भाई हरियाणा में जहां इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, वहां के जगदीश खट्टर इसके पहले कौन से मंत्रिमंडल में सदस्य थे, कहां से चुनाव लड़ते और सक्रिय राजनीति में कब उन्होंने योगदान दिया जिससे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था? सरकार का क्या अनुभव था उनके पास? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस इसके पहले कौन से मंत्रिमंडल में थे? उत्तरांचल के, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं, वो इसके पहले कहां के मंत्रिमंडल में थे और क्या क्या उनका योगदान था? उसी तरह से रघुवर दास और भी कई लोग, मैं कितने लोगों का नाम बताऊं, कौन कौन लोग अभी जो राजस्थान में मुख्यमंत्री बने, शर्मा जो तो विधायक ही पहली बार बने हैं। लेकिन अगर आपने अपने लोगों को मुख्यमंत्री पद पर इसलिए बैठा दिया कि प्रधानमंत्री के रूप में आपको समर्थन मिलने की गारंटी महसूस हो, तो ब्रिजभूषण के अगर कोई चाहने वाला होगा तो उसमें क्या बुराई है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके बहुत फॉलोअर हैं और राजपूत समाज हमेशा से आपका भला चाहता है। आप सरकार में बने रहे, यह दुआ करता है, मेहनत करता है, बलिदान करता है। लेकिन अगर 2-3 पहलवानों के रो देने से आप वोट बैंक का खतरा महसूस करके पूरा फेडरेशन अपने मंत्रालय से बर्खास्त करवा सकते हैं, तो 2-3 बहस पर विचार कर लीजिएगा। देखिए, राजपूत समाज वचनबद्ध नहीं है कि वो मतदान आप ही को करेगा। राष्ट्र हित में वो किसी को भी नेता बना सकता है, और हम अगर सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। मैं उन महिला खिलाड़ियों के संवेदना के साथ नहीं खेल रहा हूं। अगर उनके साथ किसी तरह का नाजायज हो रहा है, देश की एजेंसी जांच कर रही है, और वो जो भी दोषी होगा उनको कठोरतम सजा मिलेगी, यह मैं मांग कर रहा हूं और उम्मीद भी कर रहा हूं। लेकिन उससे उनके मनमाने बात को मान लेने पर मजबूर हो जाना तो फिर लोकतांत्रिक तरीके का हश्र होना है।
भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव एक लोकतांत्रिक तरीके से हुआ था। उसको एक महिला लीड कर रही थी और उसके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, और जो महिला के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था उसके प्रतिभा पर रत्ती भर भी किसी को संदेह नहीं है। वर्तमान में जितने खिलाड़ी विरोध में खड़े हैं वो एक भी उसके पासंग में नहीं हो, जिनका नाम पीटी उषा है, पालू पटी कटी थैंचर उषा। पीटी उषा जी के योगदान को, उनके खेल प्रतिभा पर किसी को भी अगर उंगली उठाने की हिम्मत, साहस, हैसियत है तो वो सामने आए और पीटी उषा के बराबरी में अपने आप को खड़ा करके दिखाए। वो अनडाउटेबल है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। अब आप फेडरेशन पे जीत नहीं पाई, मैं ये कहूं कि आपका मनसा उस पर कब्जा करने का था, वो नहीं हुआ, तो आप बूट अपना जूता माइक पर रख दिया और कह दी आई एम क्विट। अगर आपको इतना ही फेडरेशन से नाराजगी थी, चुनाव पर ऐतराज था, तो मर्दांगनी या बड़कपन तो इस बात में कही जाती कि आपने कहते कि भाई इस कुश्ती संघ के वजह से मुझे नौकरी मिली है, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, जो करोड़ों का इनाम मिला मैं इनाम छोड़ रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, तो माना जाता कि आपका त्याग अमूल्य है और दुनिया इसके पीछे भागती। वो जो 200 रुपए का जूता आपने उस पर रखा था, वो जो 100-500 करोड़ रुपए पुरस्कार रूप में हजम करके डकार के बैठी है, उसको काहे नहीं वापस किया? आपके पहलवान जो पदक लौटाने गए थे, भारत राष्ट्रपति का दिया हुआ, उसको पता है कि उसको राष्ट्रपति ही वापस ले सकते हैं, और राष्ट्रपति के दरवाजे पर नहीं फेंकने गए, प्रधानमंत्री का फेंकने गए। प्रधानमंत्री उसको देता नहीं, और राष्ट्रपति का दिया पदक है तो राष्ट्रपति भवन में जाकर लौटा देते, राष्ट्रपति जी उसको वापस ले लेती। यह जो दिखावा प्रेस के माध्यम से और राजनीतिक दल के दबाव में कर रहे हैं, वो आगे चल करके कितना परिणाम देगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी राजनीतिक द्वेष के तहत लिए गए इस निर्णय के शिकार हो गए हैं और वो अपना शुद्ध बुद्ध खो गए। अब आप कहेंगे कि राकेश परमार तुम भी ठाकुर हो और ठाकुर ब्रजभूषण का पक्ष ले रहे हो, तो मैं यह बता दूं कि मैं ना तो ब्रजभूषण को जानता हूं, ना ही ब्रजभूषण शरण सिंह से मेरा कोई वास्ता है। मैं इसके पहले भी कह चुका हूं, कई चैनलों पर बोल चुका हूं, अपने इस यूट्यूब चैनल पर बोला हूं, फेसबुक लाइव में बोला हूं कि अगर ब्रजभूषण में कहीं कोई रत्ती भर भी दोष निकलता है, अगर वो किसी तरह का साजिश में शामिल पाए जाते हैं या स्वयं छेड़छाड़ में पाए जाते हैं, तो जो आम जन का सजा हो उससे 1000 गुना ज्यादा उनको हो, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि भी है। यह जांच एजेंसियां निर्भर है कि वो जांच में कितना इनके विरुद्ध पाती हैं। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने जांच लगाया उसका पुख्ता प्रमाण और सबूत कहीं नहीं दिया गया। किसी ने यौन संबंध का एतराज नहीं किया, बुरी नियति का एतराज किया है, तो नियति मापने का एक्सरे मशीन किसके पास है और वो कौन गवाही में जाएगा वो तो देखने वाली बात है। और अगर सरकार की यही रवैया रही जो आज सरकार ने किया, तो लग रहा है कि ब्रजभूषण सिंह को साजिश की तरह से फंसाया जाएगा। एक टीवी चैनल पर था जहां एक पत्रकार ने बोला कि परमार जी आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि दबदबा है और दबदबा था और रहेगा वाली बात की क्या है? मैं बोला भाई साहब मैं आज भी कह रहा हूं कि मोदी का दबदबा है, था और आगे रहेगा, तो मोदी इस्तीफा दे दें। योगी का दबदबा था, है और आगे रहेगा, योगी इस्तीफा दे दें। भाई कई लोग हैं जो अपने कर्मों से मनसा कर्मणा बाछड़ा भारत के जनमानस पर दबदबा कायम कर चुके हैं। दबदबा का मतलब बंदूक दिखाना तो है नहीं, क्योंकि फेडरेशन के चुनाव में ब्रजभूषण ने किसी पर बंदूक तो ताना नहीं होगा। वो दबदबा माफियागिरी तो है नहीं कि बंदूक लगा दिया था। अगर किसी को कोई राजनीतिक दबदबा है, अगर किसी के जनमानस में हृदय में प्यार करके किसी पर कोई दबदबा है, तो उसमें बुराई क्या है? उन्होंने वर्षों की मेहनत करके यह कायम किया है, 6 बार से ऊपर के सांसद हैं, तो दबदबा तो लाखों लोगों के दिल पर होगा, तभी तो मतदान पाते हैं। और अगर भाजपा ये समझती है कि वो भाजपा के अनुकंपा पर है, तो भूल रही है कि वो निर्दलीय भी चुनाव जीत गए हैं और जीत सकते हैं। इसके पहले सपा से जीत गए थे, भारतीय जनता पार्टी उनके वजह से वहां जीत पाती है, वो ना रहेंगे तो चुनाव देख लेंगे। यह बात कई बार लोगों ने बताया हुआ है। मऊ में गए तो थे आप लड़ने के लिए, स्थानीय छत्रप को दरकिनार कर दिया था, योगी जी लखनऊ में बैठ गए थे, चुनाव हार गए थे, आपके 3 मंत्री वहां बैठे हुए थे और ऊपर से गवर्नर साहब की बुला के बैठे, तो गवर्नर साहब के चुनाव क्षेत्र में घर में चुनाव हो रहा था, तो क्या परिणाम हुआ आपने देखा है। तो अस्थायी कोई नहीं है। और मेरा यह वक्तव्य क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय का समर्थन नहीं है। गैर कानूनी तरीके से एक संस्था को बर्खास्त करने का पीड़ा है। किसी भी संस्था को अगर गैर कानूनी तरीके से बर्खास्त किया जाएगा, राकेश परमार उसी तरह से समर्थन देने आएगा।
इसको राजपूत होने का ना राजपूत का समर्थन ना माने। और अंत में अगर मैं राजपूत हूं तो राजपूत का समर्थन क्यों न करूं। इस देश में जातिवादी के बीच तो सरकारों ने ही बोया है, क्योंकि जब सरकार हाईएस्ट पोस्ट राष्ट्रपति का चयन करती है तो कहती है कि हमने आदिवासी महिला को चुना है। वो कहां कहती है कि भारत के 140 करोड़ में प्रतिभा संपन्न को राष्ट्रपति बनाया है। जब वो किसी दलित को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाते हैं तो भारत की राजनीतिक पार्टियां कहती है ना कि हमने दलित को बना दिया। कांग्रेस के नवनियुक्त स्टंप अध्यक्ष कह रहे हैं ना कि मैं भी दलित हूं। तो अगर आप अपना जाति के प्रमाण करके, और छोड़िए भारत के देश प्रधानमंत्री जो देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है, वो अपना आप को पिछड़ी का बेटा 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 कहते हैं ना, तो वो प्रधानमंत्री है, अपने आप को पिछड़ी का बेटा कह सकते हैं। तो मैं अगड़ी का बेटा हूं ये कहने में मुझे क्यों शर्म झिझक संकोच आएगी। और मैं उस जात में पैदा हुआ हूं जिस जात में अब तक सारे भगवान पैदा हुए हैं, चाहे वो सिखों के गुरु हो, जैनों के गुरु हो, जिस किसी के भी गुरु होंगे जिनको अलग अलग पंथ पूजती है, वो हमारे अपने पूर्वज थे, हमारे अपने जात में थे। तो मुझे इतराना क्यों नहीं चाहिए और मुझे अपने जात का साथ समर्थन क्यों नहीं देना चाहिए, यह बात भी है। लेकिन फिर भी मेरा यह विरोध एक लोकतांत्रिक विरोध है और मैं लोकतंत्र का मानने वाला आदमी हूँ। किसी भी गलत को गलत कहने की हैसियत रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ और लगातार करता रहता हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ में अब नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि मेरा आदमी नहीं जीता तो मैं रोने लगूंगी, और मैं रोने लगूंगी तो वोट बैंक के लालच में 2024 चुनाव नजदीक है, सरकार हमारा बात मान करके बर्खास्त कर देगी, यह गलत है। अंत में नरेंद्र मोदी के डरपोगी का 2-3 उदाहरण दे देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि मोदी कितना लीडर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव सर पर था। भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी ममता बनर्जी के यहाँ एक मंत्री के यहाँ छापा मारने गई थी। ममता बनर्जी स्वयं उस मंत्री के ऑफिस में पहुंची, एजेंसियों को गिरफ्तार करवाया और बंगाल पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी और पुलिस बल को गिरफ्तार कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन का कोलैप्स अब उससे बड़ा उदाहरण नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक गलत बात का नहीं कहा, क्योंकि उनको लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में मतदान में प्रभाव पड़ेगा और मैं चुनाव हार सकता हूं और देश में मेरी बदनामी हो सकती है। उसके बाद पंजाब में आपका काफिला रोक दिया गया था। आप भारतीय जनता पार्टी के जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। आप देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक और भारत महान के प्रधानमंत्री हैं। आपका सुरक्षा समस्त भारत की सुरक्षा है। आपके सुरक्षा अगर प्रभावित होती है तो उससे भारत का जनमानस प्रभावित होगा। हमने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और उसके बाद देश में दंगा देखा है। आज भी दिल्ली के सड़कों पर 84 दंगा पीड़ित दिख जाते हैं और अपनी पीड़ा सुनाने लगते हैं। गोली एक ने मारा, मरी एक, लेकिन कई सिख लोग जो दंश झेले वो हम नहीं चाहते दोबारा इस बात का झेलना। लेकिन आपने पंजाब सरकार के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि चुनाव सर पर था। आपको डर था कि कहीं पंजाब में चुनाव न प्रभावित हो जाए। उसी तरह से जब किसान एक नाजायज मांग को लेकर के सदन में सड़क पर दिल्ली की सड़क जाम किए हुए थे, ये आपने कहा मैं नहीं करूं, क्योंकि अगर जायज होता, नाजायज होता तो आप पार्लियामेंट में नहीं जाते, क्योंकि आप पार्लियामेंट उस बिल को इंट्रोड्यूस किए थे। तो गलत बिल तो आप इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। आप देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, तो एक सही बिल का गलत विरोध करने पर जब आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव सर पर है, कहीं प्रभावित ना हो जाए, आपने पूरा का पूरा बिल वापस ले लिया और करीब करीब 1 साल तक दिल्ली के लोगों को परेशान होने दिया। उस पर च्यों तक नहीं कसा आपने। डरपोकी का इससे बड़ा उदाहरण एक और है जो आपको रख के कह देता हूं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की आशंका मात्र से पूरा 3 राज्य दिल्ली में परेशान रहा। आपके घर से 12 किलोमीटर दूरी पर एक टेंट लगा करके पूरा सड़क जाम रहा। वो मेरे घर के बगल में था। 20 मिनट मैं जिस रास्ते में लगाता था वहां 8-8, 10-10 घंटा लगने लगा था हमको। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर महीनों तक लोग बैठे रहे, मजमा जमाए रहे, बिरयानी खाते रहे। लेकिन आपने एक बार भी एक ट्वीट करके भी नहीं कहा कि आपकी बातें सुनी जाएगी, आप हटिए, क्योंकि आपको डर था कि दिल्ली का चुनाव प्रभावित न हो जाए। उदाहरण तो बहुत है माननीय मोदी जी, और कितना कहा जाए, विचार जरूर करिएगा। विकल्प के अभाव में क्षत्रिय समाज का दोहन ना करें, स्वर्ण समाज का अपमान ना करें, क्योंकि ये बड़ा स्वाभिमानी कौम है। अगर बुरा मान जाएगी तो आप कहां जाएंगे, और आप अगर कहीं चले गए तो अभी के हालात में नुकसान है, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता जो हमारे दम पर आपको मिली है
हम उसको बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर वो आप मत खोलिए प्लीज। आपसे यही प्रार्थना है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। 22 जनवरी को आप भगवान राम मतलब मेरे आराध्य पूर्वज की महान मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और उस पूरे मंदिर के प्रकरण और परिसर में किसी राजपूत का प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं। यह जरूर विचार करिएगा। राम मंदिर निर्माण समिति और उस ट्रस्ट में एक भी राजपूत नहीं है, क्योंकि भगवान राम क्षत्रिय कुल गौरव थे, भारत महान के वंशज थे। विचार जरूर करेगा मोदी जी। अब इससे आगा और ज्यादा नहीं कहूंगा। थोड़ा कहना, ज्यादा समझना। ईश्वर आपको अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सद्बुद्धि जरूर दे। इन्हीं उम्मीदों में मनोकामनाओं के साथ स्वर्ण समाज की पीड़ा और राजपूत समाज के अपमान पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए समस्त भारत महान के जनता को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत महान और जय हो स्वर्ण समाज, जय राजपूताना।